जून 2014 जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके एक नया स्टेट बनाया गया, तभी से भारत के अलग अलग रीजन्स में नए स्टेट्स की डिमांड तेज होने लगी। कहीं कश्मीरी पंडितों के लिए कानून कश्मीर की बात होने लगी, कहीं महाराष्ट्र के विदर्भ को अलग करने की मांग उठने लगी, तो राजस्थान के मरुस्थल रीजन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की आवाज भी बुलंद होने लगी। आज भी होम मिनिस्टर के पास 20 से ज्यादा एप्लीकेशंस पेंडिंग है, जिसमें नए स्टेट्स बनाने की ऑफिशियल डिमांड रखी गई है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े थिंकर्स, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस भी भारत को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड करने के फेवर में आर्गुमेंट्स देते आए हैं। वहीं कर्नाटक के एक मिनिस्टर उमेश कट्टी ने तो ओपनली भारत में 50 स्टेट्स बनाने की बात की थी, जबकि आशीष देशमुख जैसे लीडर्स तो भारत को 75 स्टेट्स में डिवाइड करने की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी साइड एजुकेशनिस्ट गौतम देसीराजू तक का कहना है कि अगर इंडिया जैसे बड़े देश को 75 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज किया जाए तो हमारा देश अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ अचीव कर सकता है। ये बात सही है। आज भारत में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन सवाल ये है क्या उनकी गिनती को बढ़ाकर 50 या 75 कर देना देश के लिए बेनिफिशियल होगा, और अगर ऐसा होता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ये समझने के लिए हमें पहले भारत के प्रेजेंट स्टेट स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना होगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब पॉपुलेशन लगभग 30 करोड़ थी। आज के टाइम में सिर्फ उतनी पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे जीती है। देश दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन डेवलपमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। इसका एक बड़ा रीजन गवर्नेंस फेलियर है, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे स्टेट्स के बड़े साइज से है। आज भारत के एक स्टेट की एवरेज पॉपुलेशन 49 मिलियन के आसपास है। कंपेयर करो तो अमेरिका के 50 स्टेट्स की एवरेज पॉपुलेशन सिर्फ 6.2 मिलियन है, और यूरोपियन यूनियन के मेंबर नेशंस की एवरेज पॉपुलेशन तो 18 मिलियन के अराउंड है। मतलब हमारे स्टेट्स दुनिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत बड़े हैं। एक एग्जांपल लो उत्तर प्रदेश का। उसके ईस्टर्न कॉर्नर नोएडा और सदर्न कॉर्नर मुगल सराय के बीच का डिस्टेंस लगभग 900 किलोमीटर है। अगर उत्तर प्रदेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता तो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलेशन नेशन होता। लेकिन आयरनी ये है कि उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा जीडीपी केन्या के बराबर है। ये क्लियरली दिखाता है कि बड़े स्टेट्स अपने हर रीजन को बराबर तरीके से डेवलप नहीं कर पाते। यही हाल तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट्स का भी है। साइज बड़ा होने की वजह से गवर्नेंस और पॉलिसिंग में भी दिक्कत होती है। लिमिटेड पुलिस फोर्स, लॉन्ग डिस्टेंसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव बैकलॉग की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं। इसी वजह से आज भी पूर्वांचल, बुंदेलखंड, विदर्भ और राजस्थान के डेजर्ट रीजन्स बैकवर्ड बने हुए हैं। आज अगर इन्हें अलग स्टेट्स बनाया जाता तो शायद अपने रिसोर्सेज को बेहतर यूज करके आगे निकल जाते। कश्मीर का ही एग्जांपल ले लो। वहाँ लेवेंडर फ्लावर्स की कल्टीवेशन होती है, जिसका ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा बिकता है। अगर प्रॉपर पॉलिसीज और फंड्स मिलते तो कश्मीर का लेवेंडर ऑयल बुल्गारिया के ऑयल प्रोडक्शन से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब इंडिया के अंदर बहुत से छोटे रीजन्स ऐसे हैं जिसके अंदर पूरी इकोनॉमी छुपी हुई है। इसीलिए अक्सर अलग स्टेट्स बनाने की मांग उठती रहती है। कर्नाटका में नॉर्थ और साउथ कर्नाटका को डिवाइड करने की बात होती है। राजस्थान के वेस्टर्न डेजर्ट रीजन को 1950 के बाद से मरुस्थल स्टेट बनाने की डिमांड चलती आ रही है। और सुनो, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर तक ने सेपरेट स्टेट की बात की थी। विदर्भ ड्रॉट प्रोन है और फार्मर सोसाइटी का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट वही है। अमरावती से मुंबई तक 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इसी वजह से विदर्भ को महाराष्ट्र के डेवलपमेंट से वही कनेक्ट नहीं मिल पाया जो वेस्टर्न महाराष्ट्र को मिला। आसाम में बोडोलैंड और बराक वैली के लिए अलग स्टेट की डिमांड है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ रीजन्स को मिलाकर बुंदेलखंड बनाने की डिमांड होती है। आंध्र प्रदेश में रायलसीमा, गुजरात में सौराष्ट्र, बिहार में मिथिला और जम्मू में पानून कश्मीर जैसे एग्जाम्पल्स है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है जहाँ रीजनल एस्पिरेशंस नए स्टेट्स की डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। ये डिमांड कुछ लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगती है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि छोटे स्टेट डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड अलग स्टेट्स बने तो अपने प्रेजेंट स्टेट्स बिहार,
एमपी और यूपी से ज्यादा फास्ट पेस में ग्रो कर रहे हैं। छोटे स्टेट्स का मतलब होता है मैनेजेबल साइज, बेटर गवर्नेंस और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। साथ ही अगर एक स्टेट लिंग्विस्टिकली और कल्चरली होमोजीनियस हो तो गवर्नेंस और भी इजी हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, करप्शन कम होता है और लोकल नीड्स को डायरेक्टली एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सीरियस नेगेटिव्स भी है। ज्यादा स्टेट्स का मतलब है सेंटर और स्टेट्स के बीच ज्यादा डिस्प्यूट्स। आज भी दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट सेंटर के साथ पॉलिसीज और फंड एलोकेशन पे टकराते रहते हैं। अगर 50 और 75 स्टेट्स हो गए तो ये टसल और भी इंटेंस हो जाएगी। फिर ये भी जरूरी नहीं कि हर छोटा स्टेट सक्सेसफुल ही हो। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट्स गवर्नेंस में काफी सक्सेसफुल रहते हैं। उत्तराखंड फ्लड्स और मणिपुर के करंट वायलेंस ये दिखाते हैं कि छोटे स्टेट्स भी वल्नरेबल होते हैं। ज्यादा फ्रेगमेंटेशन कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म को भी फ्यूल कर सकता है, जो ऑलरेडी इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज है। एक और रिस्क ये भी है कि नए स्टेट्स के साथ नए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स खड़े करने पड़ेंगे। नए सीएम्स, नए गवर्नेंस, नए असेंबलीज, नए हाई कोर्ट्स और नए ऑफिसेज। ये प्रोसेस कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होगा, जिसका बर्डन टैक्स पेयर पे ही आएगा। मतलब फ्रेगमेंटेशन के साथ फाइनेंशियल स्ट्रेन भी इनवाइटेबल है। यहाँ एक और कंसर्न है पॉलिटिकल एम्बिशन। कई लीडर्स अपने पॉलिटिकल करियर के लिए नए स्टेट्स की डिमांड कर देते हैं। अगर इनडिस्क्रिमिनेट स्टेट क्रिएशन हुआ तो ये गवर्नेंस सॉल्यूशन के बजाय एक पॉलिटिकल हेडेक बन जाएगा। इसीलिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि नए स्टेट्स की फॉर्मेशन केयरफुली सोच समझकर ही होनी चाहिए। लेकिन बड़े स्टेट्स का हिस्सा होने की वजह से उनको वो अटेंशन नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडिया को फिर से एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाना चाहिए जो साइंटिफिकली ये एनालाइज करे कि कौन सा रीजन जेन्युइनली अलग स्टेट बनना डिजर्व करता है। लेकिन साथ ही कंडीशन भी होनी चाहिए कि नए स्टेट सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड ना हो और फॉर्मेशन की प्रोसेस ग्रेजुअल होनी चाहिए, सडन नहीं। अगर 28 की जगह भारत में 50 स्टेट्स भी हो जाते हैं तो गवर्नेंस एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। लेकिन 75 या 50 स्टेट्स बना देना सेंटर के लिए अनमैनेजेबल हेडेक बन जाएगा। और ये भी एक सोचने की बात है कि इंडिया के लिए ज्यादा स्टेट्स बनाना एक एंड सॉल्यूशन नहीं है। रियल सॉल्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन में है। मतलब हर रीजन को, चाहे वो नए स्टेट्स बने या एग्जिस्टिंग स्टेट का पार्ट हो, एक स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नेंस सिस्टम जिससे पंचायती राज और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स मिलना चाहिए। तभी हर सिटीजन को अपनी गवर्नमेंट पास वाली लगेगी, ना कि सिर्फ कैपिटल सिटीज तक लिमिटेड होगी। भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है। अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने स्ट्रक्चर में प्रैग्मेटिक रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ब्रिटिश ईरा के इम्पोज स्टेट बाउंड्रीज को छोड़कर प्रेजेंट इकोनॉमिक और सोशल नीड्स के हिसाब से नए स्टेट्स बनाने पर प्रैक्टिकल सोच जरूरी है। लेकिन ये भी इक्वली जरूरी है कि नए स्टेट्स देश की यूनिटी को चैलेंज ना करें। और अब सवाल ये है, इंडिया में कितने स्टेट्स होने चाहिए? 28, 50 या 75 या फिर करंट स्ट्रक्चर ही सही है? ये एक ऐसा डिबेट है जिसका आंसर वन साइडेड तो नहीं है। हो सकता है कुछ रीजंस को अलग करके उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, लेकिन ओवरऑल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली इंडिया की स्ट्रेंथ ज्यादा स्टेट्स में नहीं है, बल्कि इस बात में होगी चाहे एक सिटीजन कन्याकुमारी में हो या कश्मीर में, उसे अपनी गवर्नमेंट साथ खड़ी दिखे। वैसे आपका क्या सोचना है इस बारे में?